श्री अकाल, आदाब बच्चों। आज के वीडियो में हम देखेंगे वर्क एंड एनर्जी क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को हम आज ही ख़त्म कर दें, ठीक है। सारे टॉपिक्स हम प्रॉपरली डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली बात क्या है, वर्क। हम कहते हैं ना, हमने दिन भर बहुत सारा काम किया और हम करते क्या है, बैठ के पढ़ाई कर लेते हैं, है ना। सो साइंस के टर्म में काम हम किसे कहते हैं, पहले वो देखते हैं। बेसिकली फोर्स होता क्या है, एक सिंपल डेफिनेशन देखेंगे तो ये क्या होता है, वर्क डन इज योर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से देखेंगे तो अपने पास क्या है, ये सपोज इस डायरेक्शन में अपने पास डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये कुछ एक सर्टेन आपने फोर्स जो अप्लाई किया है, इन दोनों के बीच में जो एक एंगल बना है डेट इज़ योर थीटा। एक चैप्टर है अपने पास ट्रिग्नोमेट्री, जिसको आप पढ़ेंगे 10th में, पर यहाँ पे थोड़ा सा एक उसका टॉपिक है, ठीक है। ये आप हायर क्लास में डेफिनेशन देखेंगे वर्क डन की, और ये अभी हम देख रहे हैं, ठीक है। वर्क डन होता क्या है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अपने पास क्या है कि ऐसा कोई भी काम जिसमें कुछ एक सर्टेन फोर्स लग रहा है और उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट कॉज हो रहा है, उसे तो हम कहेंगे कि इसके अंदर वर्क डन हुआ है। इसके अलावा मान लो मैं एक घंटे क्या 6 घंटे हम एक जगह पे बैठ के बहुत सारी पढ़ाई कर लेते हैं, क्या इसमें वर्क डन हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि वहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, कोई फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है। ओके, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। सपोज इस वॉल को मैं बहुत ज़ोर से धक्का मार रही हूँ, ये हिल रहा है क्या? नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे फोर्स तो अप्लाई हो रहा है बट डिस्प्लेसमेंट नहीं है। इस वजह से इस केस में भी अपने पास जो वर्क डन है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ से ये समझे कि हर वो काम जिसमें आपको कुछ फोर्स लगाना है और जिसकी वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तब तो हम कहेंगे कि वर्क इज डन। अदरवाइज वर्क डन इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। एक और ये जो हम हायर स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, यहाँ पे आप समझे कॉस थीटा की वैल्यू ना 10th क्लास में आपको सारी वैल्यूज पता चल जाएंगी। यहाँ पे क्या कहता है कि अगर फोर्स, इसमें एक और हमारे पास कंडीशन आ जाएगी, cos 180 की वैल्यू जो होती है डेट इज इक्वल टू -1 होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमारे पास कोई एक ऐसा केस मान लेते हैं कि मान लीजिए फोर्स तो इधर लगा रहे हैं पर डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो इस केस में जो एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में, वो कितने का बन रहा है, 180 का बन रहा है, ठीक है। एंड cos 180 इज इक्वल टू -1 होता है। तो जो वर्क डन लिखेंगे यहाँ पे, वो क्या लिखेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू -FS लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो वर्क डन है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, लाइक नेगेटिव वर्क डन हो रहा है, ठीक है। नेगेटिव वर्क डन क्यों हो रहा है, क्योंकि जिस भी डायरेक्शन में मैंने फोर्स अप्लाई किया है उसकी उल्टी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कॉज हुआ है, ठीक है। एक और बात, वर्क डन कैसी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर और स्केलर। देखिए फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये कैसी क्वांटिटी होती है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये आप बाद में पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। तो बेसिकली ये डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, किसके बीच का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डॉट प्रोडक्ट है, इसीलिए क्या होगा अपने पास, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ये याद रखना है, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये बात आपको सारी क्लियर है। अभी हम एग्जांपल देख लेते हैं नेगेटिव वर्क डन का। नेगेटिव वर्क डन का क्या है, एक कॉमन एग्जांपल, जैसे आप वॉक कर रहे हैं, इसके अंदर भी नेगेटिव वर्क डन एक्ट कर रहा है। कैसे? क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो तो उल्टी दिशा में काम कर रहा है, और अपने पास जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो फॉरवर्ड हो रहा है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स इज अ काइंड ऑफ अपोजिंग फोर्स, हमें बचपन से पता है ना, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा, और क्या हो जाएगा नेगेटिव का, एक स्प्रिंग वाला हम एग्जांपल मान लेते हैं। मान लीजिए ये स्प्रिंग है, मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया, ठीक है, स्ट्रेच किया तो इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स उत्पन्न होता है। व्हाट इज रीस्टोरिंग फोर्स? रीस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स है जिसकी वजह से बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन करने वाली है, ठीक है।
जैसे यहाँ से मैं ये जो मैंने खींचा था इस स्प्रिंग को, जैसे मैं इसको छोड़ूंगी ये अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पे कुछ एक रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा था। डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में हो रही थी, पर रीस्टोरिंग फोर्स उल्टी डायरेक्शन में उत्पन्न हो रहा था। ठीक है, इस वजह से अपने पास क्या होगा, ये भी एक नेगेटिव वर्क डन का एग्जाम्पल हो जाएगा। जीरो वर्क डन का तो सीधी सी बात है, पुशिंग अ वॉल, है ना, और स्टडिंग एट अ पॉइंट, मतलब एक ही जगह पे आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं अपने पास। ठीक है, अब बात करते हैं हम वर्क डन की एसआई यूनिट के बारे में। देखो सबसे पहला क्या दे रखा है, वी हैव फोर्स। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट होती है मीटर। ठीक है, तो अपने पास एक तो एसआई यूनिट क्या बन गया, वी हैव न्यूटन मीटर, और दूसरी जो एसआई यूनिट बनेगी वो क्या होगी, दैट इज योर जूल। ठीक है, ये नई टर्म आई थिंक सो आपने पढ़ी है, तो इसको प्रॉपरली याद रखें। इसको हम जे से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, ये पूरा एंटायर टॉपिक था अपने पास वर्क डन के ऊपर। इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए, और अगर डाउट फिर भी आता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिख दें, मैं उसको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, बुक का क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, इंटेक्स क्वेश्चन है। अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। ये एक ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर 7 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, और ये कॉज कर रहा है कितना डिस्प्लेसमेंट, 8 मीटर का डिस्प्लेसमेंट सपोज इसने कॉज किया। ठीक है, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट इधर कॉज करके इधर मूव हो रहा है ना। ठीक, तो अपने पास क्या है, देखो ये तो लग गया फोर्स और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो हमें पता है दैट वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो कितना हो जाएगा, 7 × 8, यानी कितना काम हुआ है, 56 जूल का काम हुआ है। क्लियर है ये बात आपको? ठीक है, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। ऐसे ही मतलब आप क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको आइडिया लगेगा कि कोई डाउट तो नहीं है ना, कुछ रह तो नहीं गया। एक 1 जूल भी देख लेते हैं। देखो यहाँ से 1 जूल अगर आपने डिफाइन करना है, डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क डन कब होगा, जब 1 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है और उसके वजह से 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कॉज हुआ है, तो हम उसे क्या कहेंगे कि 1 जूल का काम हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे बेटा, when 1 न्यूटन force is applied on an object। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स अप्लाई किया है 1 न्यूटन का, एंड विच कॉजेज, और उसकी वजह से क्या हो गया है, 1 न्यूटन का डिस्प्लेसमेंट कॉज हुआ है, 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट which causes displacement of 1 meter। ठीक है, which causes displacement of 1 meter, then it is said to be, क्या कहेंगे, it is said to be 1 joule work is done। ठीक, क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करें, दैट इज एनर्जी। एनर्जी तो आप में बहुत है ना, पर एनर्जी होता क्या है, व्हाट इज एनर्जी? अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी है। बेसिकली एनर्जी है क्या, एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, हम कोई भी खाना खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, ताकि हमारे अंदर एनर्जी आए और फिर हम बहुत सारे काम करें। ठीक है, एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज योर एनर्जी। इज इट क्लियर? अभी अलग अलग फॉर्म की एनर्जी है। जब आप बोल रहे हैं तो वो क्या है, साउंड एनर्जी। जब आप चल रहे हैं तो कौन सी एनर्जी है वहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी। जब आप खड़े हो गए एक जगह पे तो क्या है अपने अंदर, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कोई मैकेनिकली काम कर रहा है तो उसके अंदर क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। बिजली की वजह से कोई अगर चीज़ चल रही है तो हम क्या कहेंगे उसे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, देयर आर मैनी मोर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एक बात आपने याद रखना है, कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ऐसा यूनिट विल बी जूल ओनली। क्लियर है? वर्क डन की भी जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल होती है। जो सबसे पहला टॉपिक अपने पास सिलेबस में दे रखा है, दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जब भी आप कोई एक्शन कर रहे हैं, है ना, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अपने अंदर कौन सी एनर्जी लग रही है, काइनेटिक एनर्जी।
तो हम डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, एनर्जी पोजेस्ड बाय एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, बाय एनी मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज, क्या कहेंगे उसे हम, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? फॉर्मूला भी बता देते हैं, डेट हाफ mv², ठीक है। इसकी डेरिवेशन है, हम प्रॉपर्ली इसको डेराइव करेंगे। लेट अस सी। सबसे पहली बात हमें पता है, वी नो डैट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। हम अभी पढ़ के आ रहे हैं, इसलिए हमें सबसे अच्छे से पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हमें ये भी पता है डेट फोर्स इज इक्वल टू मास। हमने ये चैप्टर कौन से चैप्टर में पढ़ा था, आपको पता है ना कौन से चैप्टर में पढ़ा था, बस बहुत है ना। नेक्स्ट क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो हम ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है, ओके। अभी नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको फॉर्मूला कैसे डेराइव होगा, है ना। अभी ये क्या लिखा है, एस। हम जाएंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ पे, ठीक है। न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्वल टू कितना होता है, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as होता है ना। तो यहाँ से अगर आप s की वैल्यू निकालेंगे तो s की वैल्यू कितनी होती है, v² माइनस u² अपॉन में 2a होता है, ठीक है। इस वाली वैल्यू को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, कितनी वैल्यू बनेगी, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अभी ये कितनी वैल्यू बनेगी, देखो, वर्क डन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन तो आ ही गया था। अभी एस के जगह पे हम क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, v² माइनस u² अपॉन में 2a, ओके। अब आपने करना है a को a से कैंसिल आउट, हो गया ये कैंसिल आउट। सो वी आर लेफ्ट विद, क्या रह गया हमारे पास, सो वी आर लेफ्ट विद w इज इक्वल टू m, हियर वी हैव v² माइनस u² अपॉन में 2है, ठीक है। हम मान लेते हैं कोई ऐसा केस जिसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 है। सपोज मैं क्या, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो इनिशियली रुका था, स्टैटिक पोजीशन पे था, ठीक है। अब वो मोशन शुरू कर रहा है, तो जब अपने पास वो इनिशियली रुका हुआ था तो u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम डिनोट करते हैं ना। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं 0, ठीक है। तो इस केस में वर्क डन कितना आ गया, वर्क डन इज इक्वल टू m, वी हैव v² बाय 2, यही आ गया, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो 0 बन गई, ठीक है। इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं, देयरफॉर द रिक्वायर्ड आंसर, है ना, जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लग रही है वो कितनी हो जाएगी, हाफ mv²। इज इट क्लियर? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है, कई बार इस फॉर्मूले के ऊपर भी न्यूमेरिकल आता है, तो ये वाला फॉर्मूला भी हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बुक में एक इनटेक्स्ट एग्जाम्पल भी दे रखा हुआ है, वो ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अभी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एनर्जी, दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, यस, पोटेंशियल एनर्जी देखो नाम से, पोटेंशियल मतलब होता है क्षमता, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, आपने ना जैसे मान लो एक बॉल को फेंका है, इसको हम आगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में भी यूज़ करेंगे एग्जांपल। एक बॉल को सपोज आप थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे जाने के बाद बॉल फॉल डाउन करता है, नीचे गिर जाता है ना। रीज़न क्या है, देखो ध्यान से, जब आप नीचे से एक सर्टेन चीज़ को से फेंक रहे हैं ना, ऊपर गया फिर नीचे आ गया, जब आपने नीचे से इसको ऊपर थ्रो किया था तब इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी तब वो मैक्सिमम थी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम। इस मिड पॉइंट पे आने के बाद इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी रह जाती है और कुछ पोटेंशियल एनर्जी रह जाती है। एट अ सर्टेन हाइट h, जिसके बाद ये फॉल डाउन करना शुरू कर रहा है, ठीक है। आप एक बात समझो,
कोई भी चीज़ नीचे से अगर ऊपर जा रही है वो कब तक ऊपर जाएगी, जब तक उसके पास वेलोसिटी है, ठीक है। और जब उसकी स्पीड 0 बन गई है ना, वेलोसिटी 0 बन गई, उसके बाद ऑब्जेक्ट करेगा फॉल डाउन। तो इस वाले पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो तो होती है 0, ठीक है। और जो अपने पास पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है मैक्सिमम। क्लियर है? पोटेंशियल एनर्जी है क्या? किसी भी स्टैटिक ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी पोजेस कर रहा है, दैट इज टर्म टू बी एज योर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। क्या होगा? एनर्जी possessed by any stationary और static object, ठीक है। static यानी रुका है, stationary मतलब भी रुका है, ठीक है। is called as your potential energy। इसका फॉर्मूला क्या होता है? mgh, ठीक है। इसकी डेरिवेशन नहीं दे रखी, हम भी नहीं करेंगे। ऐसा यूनिट वही जूल, ठीक है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करना है आपने। आगे हमारे पास जो आगे के टॉपिक्स हैं लाइक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पावर, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, उसको हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, और कुछ देखेंगे न्यूमेरिकल्स। जब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए इन टॉपिक्स के ऊपर न्यूमेरिकल, और जो भी डाउट है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।